नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण। उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, श्रोताओं को नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 263 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच चट्टोग्राम में पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन खेल समाप्त होने तक मेजबान बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 47 रन बना लिए थे। इंडियन सुपर लीग में आज गोवा में चेन्नई एफसी का मुकाबला बेंगलुरु से हो रहा है और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज चेल्सी ने स्पर्स को 1-0 से हराया। जी हाँ, और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 263 रन बना लिए हैं। आज सुबह टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान जो रूट 128 रन बनाकर क्रीज पर हैं, ये रूट का टेस्ट करियर में 20वां शतक है। टॉम सिबली ने 87 रन बनाए हैं। रूट और सिबली ने तीसरे विकेट के लिए 200 रन की साझेदारी की और इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 2 जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट लिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ रहा आज के मैच में हमारी सहयोगी नईम से। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम में रोरी बर्न्स और डॉम सिबले ने अच्छी शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 60 से ज्यादा रन जोड़े, लेकिन 33 रन के निजी स्कोर पर बर्न्स और अश्विन की गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम को दूसरा झटका बहुत जल्द लगा जब जसप्रीत बुमराह ने 0 पर डैनियल लॉरेंस को एलबीडब्ल्यू के रूप में पवेलियन भेजा। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिबले ने 159 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। कप्तान जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट में शतक बनाकर पारी को यादगार बनाया। रूट ने 164वीं गेंद पर 12 चौकों की मदद से शतक पूरा किया। ऐसा करने वाले वो इंग्लैंड के तीसरे बल्लेबाज बने। दिन के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 87 रन पर बल्लेबाजी कर रहे सिबले को एलबीडब्ल्यू कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। उनका विकेट गिरने के बाद ही अंपायर ने पहले दिन के खेल के समाप्ति की घोषणा कर दी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना जी, अगर हम देखें तो आज की जो विशेष बात रही उसमें रूट का 100वां टेस्ट और 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले दुनिया के 9वें और इंग्लैंड के वो तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। बिल्कुल, आज के दिन का पूरा खेल देखा जाए तो जो रूट के ही नाम रहा। और यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण भारत के खिलाफ किया था, अपना 50वां टेस्ट शतक भारत के खिलाफ बनाया और अब अपना 50वां टेस्ट भारत के खिलाफ खेला और अब 100वां टेस्ट भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। तो भारत से उनको कुछ विशेष प्रेम है। और भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो बहुत अपेक्षाएं, जो जिसको बोलते हैं स्काई रॉकेटेड, एकदम अपेक्षाएं जबरदस्त थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज करके टीम आई है और उम्मीद की जा रही थी कि अब तो फुल फ्लेजेड मजबूत टीम है और बहुत जबरदस्त शुरुआत रहेगी आज के दिन की। लेकिन सिक्के की उछाल से लेकर आखिरी गेंद जरूर भारत के पक्ष में रही, जिस पर एक विकेट मिली। लेकिन कुछ भी इंग्लैंड के बल्लेबाज जिस तरह आराम से खेल रहे थे और जो कयास लगा रहे थे कि भारतीय टीम नेस्तनाबूद कर देगी इंग्लैंड के आक्रमण को, वो कहीं नजर नहीं आया। आज पूरा दबदबा इंग्लैंड के बल्लेबाजों का था और स्पिनरों को खेलने में जो रूट वैसे भी माहिर माने जाते हैं और जबरदस्त उनके बल्ले से आज जो रन निकले। और डोम सिबले की भी यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कि भारत की गेंदबाजी आक्रमण को इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आक्रमणों में से गिना जाता है। उनके सामने 200 रन की साझेदारी कर लेना बहुत बड़ी, और भारत की पिच पर, चेपॉक की पिच पर, जो धीमी पिच है, सपाट पिच है, बहुत बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल। और अगर हम रूट का सफर देखें तो इससे पहले उन्होंने चेन्नई टेस्ट से पहले रूट ने श्रीलंका के खिलाफ इसी महीने 2 टेस्ट में 2 सेंचुरी लगाई थी। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्होंने 228 रन बनाए थे और दूसरे टेस्ट में 186 रन बनाए थे। तो कुछ उसी तरह का जो जैसा उनका फॉर्म चल रहा है, जिस तरह से आक्रामक तरीके से वो क्रीज पर बने हुए थे, कुछ उसी तरह का प्रदर्शन आज उन्होंने
किया और इंग्लैंड को एक मजबूत शुरुआत, एक मजबूत स्थिति में लाने का श्रेय उन्हें नहीं जाता है। बिल्कुल, कप्तान भी हैं वो टीम के और एक कप्तान की तरह ही वो बिल्कुल क्रीज पर नजर आए। कहीं भी उन्होंने जो बात हो रही थी कि मनोवैज्ञानिक दबाव भारत बना लेगा इंग्लैंड पर, भारत के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज दहशत में होंगे, वो कहीं भी नजर नहीं आया। और बहुत बड़ी भूमिका इसमें जो रूट की थी, जिन्होंने पहले तो छोटी साझेदारी और फिर बाद में सिबले के साथ एक बड़ी साझेदारी निभाई और अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, तो बहुत ज्यादा श्रेय उनको जाता है। और यहां मैं ये जरूर कहूंगी कि शायद भारतीय टीम प्रबंधन को ये आकलन करना होगा कि कोई चयन में त्रुटि तो उनसे नहीं हुई, क्योंकि बहुत सवाल उठ रहा है कुलदीप यादव को जो बाहर रखा गया है, शहबाज नदीम को लेकर टीम उतरी है, अक्षर पटेल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज ही सुबह चोटिल होने के कारण बाहर हो गए टीम से। तो लगता है यहां पर कि कहीं न कहीं एक जो टैक्टिकल ब्लंडर जिसको कहते हैं कुलदीप यादव को बाहर रखकर वो होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और अगर हम एमए चिदम्बरम ग्राउंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम भारत को 35 साल से यहाँ पे इतिहास रहा है कि नहीं हरा सकी है। इंग्लिश टीम ने आखिरी बार चेपक में 1985 में जीत हासिल की थी। इसके बाद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैदान पर लगातार 3 टेस्ट जीते और भारत और इंग्लैंड के बीच चेपक में आखिरी टेस्ट 2016 में खेला गया था। तब टीम इंडिया ने इंग्लिश टीम को पारी और 75 रन से हराया था। 4 साल बाद दोनों टीमें एक बार फिर यहाँ आमने सामने हैं और अगर हम देखें तो ये जो भारत और इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला है तो वो भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप फाइनल के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी जा रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी आप आंकड़ों की बात कर रहे थे तो कम से कम गाबा पे जो हुआ 38 साल बाद जो हमने वहां कारनामा किया, उसके बाद अब मुझे लगता नहीं कि कोई भी आंकड़े अब मायने रखते हैं। तो और बहरहाल बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे से नाम वापस लेने के बाद काफी रोमांचक हो गया है। न्यूजीलैंड पहुंच ही चुका है फाइनल में और अब भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सभी के लिए रास्ते लगभग खुले हैं और मुझे लगता है सभी टीमें उस कैलकुलेशन को जरूर दिमाग में रखकर खेलेंगी, क्योंकि यहां भारत और इंग्लैंड को जीत से कम पर गवारा कुछ भी संतोष नहीं कर सकते वो, उन्हें फाइनल में अगर जगह बनानी है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं, तो ये इस श्रृंखला पर ही सारा दारोमदार रहेगा। अगर भारत ये टेस्ट जीत लेता है तो उस केस में क्या कुछ समीकरण बनेंगे? देखिए, अभी लंबी श्रृंखला है, लंबा दौरा है और भारत ये टेस्ट जीत भी लेता है तो चारों टेस्ट, अब तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद चारों टेस्ट पर नजर रखनी होगी और आखिर तक हम ये नहीं कह सकते कि किसका पलड़ा भारी है, कौन पलटवार कर सकता है। तो पहला टेस्ट जिसको टोन सेट करना कहते हैं क्रिकेट की जुबान में, मुझे नहीं लगता कि अब वो 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में एक टेस्ट से वो टोन सेट हो सकता है। जी, और इसके साथ ही क्रिकेट की बात चल रही है। मोना जी, आप हमारे साथ हैं, हम आईसीसी मंथ अवार्ड की भी बात कर लेते हैं और आपको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा कि वीवीएस लक्ष्मण के साथ जो है आप एक वोटिंग अकादमी का हिस्सा बनी हैं और आप इस पूरे आईसीसी मंथ अवार्ड पर नजर बनाए हुए हैं। लोग भी इसमें वोटिंग करेंगे और आपके निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो मुझे लगता है कि शायद जो पूरा भारत के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है और हम सभी के लिए। तो कैसे आप देखती हैं, क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत जाहिर है कि मैं ये तो नहीं बताऊंगी मैंने वोट किसे दिया, लेकिन बहुत ही अच्छी पहल है आईसीसी की, क्योंकि प्लेयर ऑफ द ईयर तो हम देखते ही हैं कि हर साल आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर दिया जाता है, लेकिन जो ये प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये एक छोटे स्पैन के लिए आप प्रदर्शन का आकलन कर रहे हैं और इससे एक प्रेरणा मिलेगी। देखिए, अवार्ड तो कोई भी हो, वो एक प्रेरणा का काम तो करता ही है। तो ये जो हर खिलाड़ी को एक मौका रहेगा कि वो उस महीने अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया का ध्यान खींच सके और इसमें 90% तो जूरी मतलब जो अकेडमी है उसके वोट काउंट करेंगे और 10% दर्शक भी इसमें वोट करके अपने पसंदीदा खिलाड़ी को चुन सकते हैं और कभी कभी वो 10% डिसाइसिव भी हो सकता है। तो ये बहुत ही रोमांचक है। अभी पहले विजेता का ऐलान दूसरे सोमवार को होगा तो पता चल जाएगा किसे मिला है।
जी बिल्कुल मोना जी, और जिस तरीके से आपने इस वोटिंग एकेडमी का हिस्सा बनी है, तो हम सभी की नजर आईसीसी मंथ अवार्ड पर होगी और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में हम आपको बताते रहेंगे कि किस खिलाड़ी की चर्चा है, कौन रेस में आगे है। अभी जो नॉमिनेशन की बात हुई थी उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, ऋषभ पंत प्रबल दावेदारों में से एक हैं। फिर महिला क्रिकेटर के लिए भी इसमें शबनम इस्माइल है, दक्षिण अफ्रीका की। पाकिस्तान की एक खिलाड़ी है, अभी हाल ही में दोनों की श्रृंखला समाप्त हुई है, तो वो भी एक है कि इस पुरस्कार के जरिए लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा कि महिला क्रिकेट में भी चल क्या रहा है। आमतौर पे हम पुरुष क्रिकेट के आंकड़े तो हमारे फिंगर टिप्स पे होते हैं और हमें पता होता है कि इस मैच में क्या हुआ है, लेकिन इससे महिला क्रिकेट पर भी ध्यान जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच चट्टोग्राम में पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मेजबान बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 47 रन बना लिए थे। इससे पहले बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 430 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 259 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। तो ये सीरीज भी बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच चल रही है। हालांकि वेस्टइंडीज के सितारे अभी बड़ी वो शर्म आती है देखकर इस तरीके का। मतलब एक वेस्ट इंडीज टीम वो थी जो 70 और 80 के दशक में खौफ था पूरी दुनिया में, और जिस तरह से कैरेबियाई क्रिकेट का पतन होता जा रहा है हुआ है। अभी आप देखिए तो दुनिया भर की T20 लीग में उनके ही खिलाड़ी चमकते हैं और चर्चा में रहते हैं, लेकिन जब पारंपरिक प्रारूप की हम बात करें और वनडे की बात करें तो बहुत मुझे लगता है सिद्धार्थ जी की इसमें हाथ जो बोर्ड होता है वो नेशनल फेडरेशन जो है उसका होता है कि आप किस तरीके से खिलाड़ियों को मैनेज करते हैं और उनका कितना ध्यान रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय क्रिकेट बोर्ड है कि भारत जो आज क्रिकेट की महाशक्ति है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ इस बात का भी है कि भारतीय क्रिकेटरों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और वो कमी मुझे लगता है टैलेंट की कमी नहीं है वेस्ट इंडीज में, लेकिन खिलाड़ियों का जो प्रबंधन होता है। अब आधुनिक खेलों में तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो वो प्रबंधन की कहीं ना कहीं कमी है। और बांग्लादेश, हालांकि ये बांग्लादेश को कमजोर प्रतिद्वंदी कहना गलत होगा, हर प्रारूप में बांग्लादेश ने अपने आप को मजबूत साबित किया है। और अब शकीबुल हसन लौट आए हैं टीम में, तो एक टॉनिक की तरह है उनका टीम में लौटना। तो मजबूत टीम है, लेकिन वेस्ट इंडीज से इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। जी बिल्कुल, तो क्रिकेट बांग्लादेश में अब क्या कुछ और चल रहा है, इसके बारे में हमारी नजर इसके ऊपर बनी रहेगी। बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग में आज गोवा में चेन्नई एफसी का मुकाबला बेंगलुरु से चल रहा है। छठे स्थान पर काबिज बेंगलुरु ने 15 मैचों में 4 जीत हासिल की है और उसके 18 अंक हैं। वहीं 16 अंकों के साथ 8वें स्थान पर काबिज चेन्नई एफसी ने 15 में से 3 मैच जीते हैं। मुंबई सिटी और एटीके मोहन बागान 33 और 27 अंकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। तो अगर इनका सफर अगर हम देखें चेन्नई एफसी और बेंगलुरु, तो आज के मुकाबले में क्या कुछ देख रही हैं आप? देखिए, ये दोनों टीमें बड़ी धुरंधर टीम है इंडियन सुपर लीग की और काफी चर्चित टीम है। खिताब जीत चुकी है चेन्नई एक बार, और बेंगलुरु एफसी के पास सुनील छेत्री जैसा खिलाड़ी था, लेकिन पूरा अभी तक का सत्र जो बीता है अपेक्षाओं पर खरी उतर नहीं सकी है। बेंगलुरु खासकर सिर्फ 4 मैच जीते हैं। चेन्नई भी 8वें स्थान पर है, जबकि टॉप 4 में रहने की उम्मीद थी। और मुंबई सिटी एफसी और एटीके मोहन बागान दोनों ने अपने प्रदर्शन को बरकरार रखा है और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है कि पहले और दूसरे स्थान पे लगातार बनी हुई है। हालांकि अंकों का अंतर अब बढ़ गया है, बीच में तो एक ही अंक का अंतर था। तो काफी अब दूसरी टीमों के लिए जो शीर्ष 4 का मुकाबला है उसमें से 2 स्थान तो तय लग रहे हैं। बाकी 2 स्थानों में भी मुझे लगता है चेन्नईयन और बेंगलुरु काफी पीछे रह गए। जी, काफी पीछे रह गए हैं। और गोवा हैदराबाद एक मजबूत स्थिति में अगर दोनों टीमें हैं, और गोवा को जो होम ग्राउंड होने का फायदा हो वो भी उसको मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। और फुटबॉल में तो बहुत मायने भी रखता है कि आप हालांकि दर्शक हो चाहे ना हो, लेकिन आप घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं, बहुत मायने रखता है। फुटबॉल पे ही रहते हैं, बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की, जिसमें आज चेल्सी ने स्पर्स को 1-0 से हरा दिया है। छठे स्थान पर काबिज चेल्सी ने अब तक 22 मैच खेले हैं, जिनमें 10 में से जीत, 6 में हार, जबकि 6 मैच
ड्रॉ रहे हैं। उसे अपना पिछला मैच भी इसने जीता था और इसके 36 अंक हैं। वहीं दूसरी ओर चेल्सी से 3 अंक पीछे चल रही स्पर्स की टीम ने 21 मैच खेले हैं, जिसमें 9 में से उसे जीत हासिल हुई है, 6 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है, जबकि इतने ही मैच ड्रॉ रहे हैं। चेल्सी ने अब तक जहां एक और 36 गोल किए हैं, वहीं दूसरी ओर स्पर्स ने 34 गोल किए और 22 गोल खाए हैं। तालिका में मैन सिटी और मैन यूनाइटेड शीर्ष की 2 टीमें बनी हुई हैं। तो इसमें जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में अगर हम देखें तो वहां भी कुछ हाल ऐसा ही है। और जिस तरह से मैन सिटी और मैन यूनाइटेड ने अपनी जो तालिका में जो जगह बना रखी है, जो शीर्ष स्थान बना रखा है, वो भी अगर हम देखें तो 47 और 44 अंक हैं दोनों के। जी, अंतर बहुत ज्यादा है। और चेल्सी, अगर हम प्रशंसकों की संख्या की बात करें तो मुझे लगता है चेल्सी के समर्थक तो इन दोनों टीमों की तुलना में भारत में बहुत ज्यादा है। आप अगर सोशल मीडिया उठाकर देखें तो चेल्सी का रंग चारों तरफ आपको नजर आएगा, लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक रहा है इस सत्र में। बहुत उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर टीम खरी उतरी नहीं है। दूसरी ओर मैनचेस्टर सिटी ने वाकई में काबिले तारीफ प्रदर्शन उनका रहा है, लगातार रहा है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड, कावानी खासतौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगी कि बीच में ऑफ द ग्राउंड विवादों में भी घिरे रहे, लेकिन उसके बाद भी जो प्रदर्शन में गिरावट नहीं आई, वो बहुत ही बड़ी बात है। जी। और यूरोप में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका असर फुटबॉल पर भी पड़ा है। यूएफए चैंपियंस लीग मुकाबले के लिए इंग्लैंड के क्लब लिवरपूल को जर्मनी में एंट्री नहीं दी गई है। लिवरपूल को 16 फरवरी को जर्मन टीम आरबी लिप्जिग के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मैच का पहला लेग खेलना था। जर्मनी में अभी उन देशों से आवाजाही पर बैन लगा हुआ है जहां कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। खास बात यह है कि जर्मनी में ये नियम 17 फरवरी तक लागू हैं। आरबी लिप्जिग की टीम इस मुकाबले को अब किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की कोशिश कर रही है, हालांकि इसके लिए समय काफी कम है, बहुत कम है। और लिवरपूल के लिए बड़ा झटका है क्योंकि अभी अभी टीम फॉर्म में लौटनी शुरू हुई थी। पिछली चैंपियन लिवरपूल जिसने ईपीएल जीता था और मो सलाह पर सबकी नजरें थी और अभी वो फॉर्म में लौटे ही थे और उसके बाद अचानक अगर ये मैच रद्द हो जाता है तो पता नहीं अंक बटेंगे या रद्द उसके खाते में जाएंगे या ये मैच कहीं न्यूट्रल वेन्यू पर होता भी है तो बड़ा फर्क पड़ता है उससे कि आप मानसिक रूप से अगर तैयार हैं कोई मैच खेलने के लिए और अचानक से आपको पता चले कि नहीं आप नहीं खेल पाएंगे तो काफी उसका असर पड़ता है। और बात करते हैं टेनिस की। ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। 8 फरवरी से मुकाबले शुरू हो रहे हैं। ऐसे में टूर्नामेंट में कोरोना का साया भी मंडराने लगा है। मेलबर्न में जिस होटल में टेनिस खिलाड़ी ठहरे हुए हैं वहां एक स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद टेनिस ऑस्ट्रेलिया समेत विक्टोरिया राज्य सरकार चिंता में आ गई थी। सभी 5 से 7 खिलाड़ियों सपोर्ट स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। होटल स्टाफ भी अब आइसोलेशन में है। तो अगर हम देखें तो साल का आगाज जो है इस ग्रैंड स्लैम से होता है और बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जब इस तरह की खबरें आती हैं तो खिलाड़ियों के लिए भी चिंता की बात हो जाती है क्योंकि अभी इसके अभ्यास सत्र जो हैं वो चल रहे हैं। तो थोड़ा एक मन में शंका तो रहती है। मुन्ना जी देखिए, पहले ही एक तो टूर्नामेंट ये 3 हफ्ते विलंब से शुरू हो रहा है और जब खिलाड़ी यहाँ चार्टर्ड फ्लाइट से आने शुरू हुए थे तो फ्लाइट में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद 14 दिन का कड़ा पृथकवास सभी खिलाड़ियों को उससे गुजरना पड़ा, जिसमें आप एक रूम में, कुछ खिलाड़ी तो कमरे से बाहर नहीं निकलने की स्थिति में थे और कोई अभ्यास नहीं, एक कमरे में 14 दिन। तो मानसिक, आप चारों तरफ किसी भी खेल में देखिए, मानसिक जो ये बायो बबल में रहना, पृथकवास में रहना, इसके जो मानसिक परिणाम है, ये खिलाड़ी लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि कैसे खेल पर इसका असर पड़ रहा है। और अभी दूसरा मामला आ गया कि 160 खिलाड़ियों और 500 से ज्यादा लोगों को कोरोना टेस्ट कराने पड़े। कल जो ये नया मामला सामने आया और 3 दिन बाद टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। ऐसे में बिना अभ्यास के और लगातार टूर्नामेंट में खेलना और ये बार बार टेस्ट कराना, ये बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक तो है ही, लेकिन अब ये सच्चाई भी यही है और इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इस सब के बीच बायो बबल और इन सब के बीच जिस तरह से इस तरह के टूर्नामेंट्स का आयोजन हो रहा है, या हमारे देश में भी देखें या पूरे विश्व में देखें जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ी इस बात का पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि तकलीफें चाहे कितनी भी हो, मौसम कैसा भी हो, हेल्थ कैसी भी हो, लेकिन अगर जीत का जज्बा है आपके अंदर तो आप कुछ कर दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस कम्स टू दोज हु विल एंड डेयर।
तो बिल्कुल वही मामला है कि खिलाड़ी खेल एक ऐसी चीज है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कहीं न कहीं कितनी भी विषम परिस्थितियां हो वो मुस्कुराने का मौका दे ही देती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी सिलसिला थमेगा और भी खेल हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मुन्ना, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।